हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 10 में। ये थर्मल कंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 भी है और लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद हम लोग रेडिएशन वाले पार्ट में मूव कर जाएंगे और रेडिएशन ख़त्म करने के बाद हम लोग का ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और आज का लेक्चर जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि आज का जो लेक्चर है वो एडवांस का और पीवाईक्यू का इन सब का मिक्सचर होगा, यानी एडवांस लेवल का और पीवाईक्यू इन सब का मिक्सचर होगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो भाई ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जाओ पहले वो लेक्चर देख के आओ या उस ठीक है सॉरी, फिर से वही प्रॉब्लम आ चुकी है। चलिए आप एक सवाल पढ़िएगा, ये एडवांस का है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो आपको सवाल है ये आपको क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा मिलेगा और एडवांस का भी है, प्लस ये आपके पीवाईक्यूज में भी है और प्लस एडवांस के पीवाईक्यू में मिलेगा और प्लस ये आपको एक और चैप्टर जो कि क्लास 12th का है करंट वाला चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी मिलेगा। सवाल पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझा दूंगा। बोला जा रहा है कि ए स्फीयर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा एक स्फीयर है जो कि हम बना नहीं सकते इस बोर्ड पे, तो हम आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही दिखाते हैं कि भाई एक अपने पास स्फीयर है और स्फीयर ऐसा है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। और आप सवाल पढ़िएगा कि उसका अंदर का रेडियस, यानी यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक तो ये ऐसे, भाई गंदा सा बना है, मेरे को पूरा भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये भी पूरा भरोसा है। ठीक है, चलो कुछ ठीक ठाक लगा, अब नहीं सही करूंगा। बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे देखो पूरा मटेरियल भरा है, यहाँ पे आपका पूरा मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये वाला अंदर का मटेरियल खाली है। ये आपको देखने में डोनट जैसा दिख सकता है पर ये भाई एक स्फीयर है। मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके आपको समझाया है। यहाँ पे सेंटर है, बोला गया ये वाला जो रेडियस है ये ए है, यहाँ वाला जो रेडियस है वो बी है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। और गिवन डेट कि भैया T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है। इतने पढ़ाने के बाद, इतने सब कुछ समझने के बाद आप तो समझ चुके होंगे कि अगर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का कम है तो भाई हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी। और इसका जो मटेरियल का है तो वो के है। आपसे सवाल में पूछा है थर्मल रेजिस्टेंस बता दो, और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? RH बराबर होता है L/KA। याद आया कुछ? और आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई गई थी, L क्या होता है? वो लेंथ होती है जो करंट को ट्रेवल करना पड़ता है, और एरिया क्या होता है? करंट जिस क्रॉस सेक्शन से गुजर रही है उसका एरिया होता है या परपेंडिकुलर एरिया होता है। क्लियर है आपको ये बात? अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आ रही हों तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों सर? हम तो ये लिख सकते हैं ना RH बराबर, सर आपकी करंट कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है। अच्छा थोड़ा और बेसिक से चलते हैं। आप मुझे बताओ करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से आपकी जो करंट है ऐसे बाहर की तरफ फ्लो होगी। हीट करंट की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे बाहर की तरफ फ्लो होगी। तो आप मुझे पहले बताओ कि आप क्या ये समझ पा रहे हो कि करंट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ रहा है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बात कि करंट को आपको ये वाली लेंथ ही ट्रैवल करनी पड़ रही है जो कि आपका B-A के बराबर है, जो कि आपके B-A के बराबर है। ठीक है, आपको बोला गया जितने मटेरियल से आपकी करंट गुजर रही है उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K है। तो हमने भी बोला ठीक है भाई K है तो लिख दो यहाँ पे। पर आपको क्या ये चीज समझ आ रही है कि जो यहाँ पे आप एरिया लिखोगे वो आपका वेरिएबल है? अब आपको क्या ये मेरी ये बात लाइन समझ आई कि नहीं आई कि भाई आपका जो करंट है जैसे जैसे वो बाहर की तरफ जाएगा तो उसको एरिया पहले तो शुरुआत में कम और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाहर जाएगा उसको ज्यादा एरिया कवर अप करना पड़ेगा। अरे खुद सोचो ना यार कि जब आपकी करंट यहां से गुजरेगी तो उसको सिर्फ इतना सा एरिया कवर करना पड़ेगा, है ना।
और जब यहाँ से गुजरेगी तो उसको इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। भाई एरिया तो बढ़ गया ना, जब यहाँ से गुजरेगी तो उसका इतना एरिया कवर करना पड़ रहा है। धीरे धीरे आप देखो सर्कल या जो भी एरिया है वो बड़ा हो रहा है। जब एरिया बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे एरिया आप क्या लिखोगे, या आप ये वाला एरिया लिखोगे कि ये वाला एरिया लिखोगे, तो नहीं लिख सकते आपका, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ये वेरिंग है, यानी चेंज हो रहा है ना। कैसे, जब आपकी करंट मूव आउट कर रही है यानी बाहर जा रही है, तो क्या आपको पहली लाइन फिर से सुनो, क्या आपको यह बात क्लियर हो रही है कि आपका एरिया वेरी कर रहा है? क्यों? क्योंकि देखो जब करंट यहां से निकलेगी ना भाई, उसको ये वाला एरिया कवर करना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो आगे चले तो उसका एरिया थोड़ा सा और बढ़ा, जब और आगे बढ़े एरिया और बढ़ा, फिर आगे और बढ़ा 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 बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते उसको इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। तो एरिया आपका वेरी कर रहा है। अब एरिया अगर वेरी कर रहा है तो कैसे करेंगे? तो आपको याद हो जब एरिया वेरी करता है तो हम लोग एलिमेंट लेके करते हैं। क्या लेके करते हैं? एलिमेंट लेके करते हैं। अब ये आप ध्यान से सुनो, एक स्फीयर है। अब स्फीयर कौन सा स्फीयर है? आपके दिमाग में आएगा सर हॉलो था कि सॉलिड था। ये आपको स्फीयर दो टाइप के पढ़ाए जा चुके हैं ना, एक हॉलो स्फीयर पढ़ाया जा चुका है और एक सॉलिड स्फीयर पढ़ाया जा चुका है। और मैंने ये भी कहा था जब तक आपको स्फीयर में कुछ ना मेंशन हो तो आप सॉलिड मान के चलो। अरे यार खुद सोचो, यहाँ पे मैंने मटेरियल डॉट 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 किया था, खुद अपने हाथों से इन्हीं मार्कर से किया हुआ था, तो ये हॉलो थोड़ी ना हो गया, ये क्या है आपका सॉलिड स्फीयर है। अब आप मुझे बताओ एक सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या होता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बताइए कि एक सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट कितना होता है? तो भाई सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट होता है वो हॉलो स्फीयर होता है। क्या होता है? हॉलो स्फीयर होता है। अरे एक छोटा सा क्या लिख दो आप, एक छोटा सा हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर से एक और हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर से एक और करते करते आपको क्या नहीं मिल जाएगा? एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पहले कुछ चीजें लिख दूं, एज वी मूव आउट, एज वी मूव आउट, जैसे जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं एरिया फेस्ड बाय करंट क्या होगा, विल बी डिफरेंट। एरिया, ये लाइन आप लिख लेना, क्योंकि जब रिवाइज करते हो तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो, सर कैसे? एरिया फेस्ड बाय करंट, एरिया फेस्ड बाय करंट इज वेरिंग, इज चेंजिंग। क्या लिख रहा हूं यार? VARYING, कि एरिया फेस्ड बाय करंट इज वेरिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जहां पे चीजें वेरी कर रही हो वहां पे हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक, अब हम एरिया का कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए फिर नोट करके आप आगे आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में आया मैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये नोट हो गया था ना, चलिए हम इसकी बात करते हैं कि आपको जो एरिया वेरी कर रहा है तो अब कैसे करेंगे। अब हमको एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। इसका एलिमेंट मैंने आपको बताया क्या होगा, इसका एलिमेंट आपका हो जाएगा एक शेल। तो हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक शेल इमेजिन करेंगे। अब फिर से बोलूंगा, शेल मतलब आपका होता है होलो स्फीयर। एक्स पे गया और यहाँ पे हमने एक शेल इमेजिन की, क्योंकि आपको खुद पता है कि भाई जो शेल है उसी से तो मिलके बना होगा। तो यहाँ पे पूरा गंदा हो चुका है, तो इसको हम मिटा के ही आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। अब मिटा के ही आ जाना चाहिए था सॉरी। देखिए कि भाई आपका एक शेल है जो कि x डिस्टेंस पे है, और इस शेल की जो मोटाई है वो dx है। भाई शेल कुछ ना कुछ तो मोटा होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ एकदम से पतला हो जाएगा। x पे जाके, ये मेरे से नहीं बनेगा, पक्का बता रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। बन तो गया थोड़ा बहुत ठीक ठाक। हमने क्या किया कि x पे जाके dx मोटाई का एक शेल इमेजिन किया।
अब आप खुद सोचो, आपकी जो करंट है ऐसे बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे आप इसका छोटा सा एक क्या रेजिस्टेंस लिख सकते हो, डी आर। जब आप इसका डी आर लिखोगे, ध्यान से देखिए इधर, डी आर में क्या होता है, एल बाई के। तो भाई इसका मटेरियल का तो के ही रहेगा। कितना लेंथ आपको करंट कवर करने को मिल रहा है, मतलब आपकी जो करंट है उसको कितना लेंथ कवर करने को मिल रहा है। तो भाई देखो, जब आपकी करंट निकलेगी तो करंट सिर्फ इतने वाले हिस्से से तो पास होगी, और इतनी की मोटाई कितनी है, डी एक्स है। लिखोगे डी एक्स अपॉन में के, क्योंकि एल अपॉन के ए होता है। अब एरिया क्या लिखोगे, आपकी करंट को यही वाला जो एरिया क्रॉस करना पड़ रहा है, तो क्या लिखोगे जल्दी बताइए भाई। एक शेल है, इसका एरिया क्या होता है, 4 पाई एक्स स्क्वायर होता है। तो आप लिख दो, पाई आर स्क्वायर मत बोलना, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि ये रिंग नहीं है। क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक तो हमने चीज कर ली। अब ऐसे करते 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 अपने पास ढेर सारे क्या होंगे, रेजिस्टेंस हो गया। और रेजिस्टेंस को जोड़ने का अपने पास दो तरीका है, एक तो सीरीज है, एक तो, अरे बोलो आगे, एक सीरीज है, एक पैरेलल है। अब जो आपके ये एलिमेंट वाला एलिमेंटल रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे आप मुझे बताओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। सर वो हमें कैसे पता होगा, तो मैं सोचो थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा। अब आप खुद सोचो कि इसके बगल वाला जब आप एक एलिमेंट और लोगे, एक्स से थोड़ा सा दूरी पे एक एलिमेंट जब आप और लोगे, इमेजिन करो इसको, तो जो हीट वाली करंट इसमें पास हो रही है वही तो उसमें जाएगी, और उसके ऊपर जब आप एक लोगे उसमें भी वही करंट पास होगी जो यहां से जाएगी, और ऊपर वाले में भी। यानी आप खुद सोचो कि जितने भी आप एलिमेंट लोगे, जितने भी, अरे खुद सोचो ना, जब आप कॉपी बना रहे होगे तो अगर मान लो मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा होता, जस्ट इमेजिन करो, और जब मैं ये वाला सवाल कर रहा था, तो आप क्या, आप बैठे हो, आपके बगल आपका दोस्त बैठा है, और उसके बगल भी आपका एक दोस्त बैठा हुआ है। आप तीनों लोग क्या सेम रेडियस का गोला बनाते हैं? तो जवाब है नहीं बनाते। जब आप सेम रेडियस का गोला नहीं बनाते भाई साहब, आप तीनों में से सेम ही तो करंट पास करते हैं। लॉजिकल बात सोचो। तो आप इतना समझो कि करंट इन ईच एलिमेंट, यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, करंट इन ईच एलिमेंट, करंट इन ईच एलिमेंट क्या होगा, वो सेम होगा। और अगर सारे रेजिस्टेंस में ऐसे करते 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 जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर सब में करंट सेम हो गया, तो क्या सारे रेजिस्टेंस या सारे एलिमेंटल रेजिस्टेंस आपके सीरीज में नहीं हुए? तो आप ये भी समझ लो कि ऑल एलिमेंटल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। और सीरीज में जोड़ना क्या होता है भाई, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, और उसको जोड़ने का अपने पास तरीका क्या है कि भाई आर इक्विवेलेंट आपका हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो ये हमने निकाला। अब क्या करेंगे, अब बस एक स्टेप और बचा है, उसके बाद हम तो आराम से कर लेंगे। कौन सा स्टेप है भाई, देखो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी आर की वैल्यू बताना जरा, अरे बोलो, डी एक्स अपॉन में के इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। अब एक्स की लिमिट जरा बताना, क्योंकि आप सीख चुके हो एक्स की लिमिट। भाई तो सबसे छोटा आप कहाँ पे लेते शेल, सबसे छोटा सा शेल कितना रेडियस का लेते हैं, ए का, और सबसे बड़ा बी का ले सकते थे। तो ए से भी आपकी लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेशन करना है, तो जितने भी कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर आएंगी, 1 अपॉन के या 4 पाई के, 1 अपॉन 4 पाई के, और ये ए से बी हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब आप सॉल्व करो इसको, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। अरे आपको पता होगा ना कि भाई एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो वो लगा दो। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई के, हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और लिमिट रहेगी ए से बी। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के, सॉल्व करो तो आएगा -1 अपॉन एक्स, और फिर ए अपॉन बी, सॉरी बी से ए तक अपना रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो एक बार अपर पुट करो, एक बार लोअर पुट करो। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के,
एक बार अपर पुट करो तो -1/b, फिर -1/a, फिर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4πk। सॉल्व करते हुए देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट 1/a माइनस 1/b, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कि भाई जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस आया था वो आपका ये है। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ आई बात? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इंटीग्रेशन का यूज करके आपको समझाया कि भाई आप कैसे थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है? क्या वीडियो क्लियर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर तो आ रहा है। ठीक, हाँ वीडियो में भाई ये R नहीं है, ये H नहीं है, ये R है, DR है। पीछे से दिखने पे ये H लग रहा था। हाँ मैंने कैसे किया देखो ध्यान से, शुरुआत में अपनी कॉपी पे ध्यान दो। हमने एक क्या लिया था, एक स्फेयर लिया था। स्फेयर का जो अंदर वाला रेडियस था वो कितना था? अंदर वाला रेडियस आपका A था, बाहर वाला रेडियस आपका B था। हमने बोला कि इसका आप थर्मल रेजिस्टेंस लिख के दिखाओ। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको बताए थे L/Ka होता है, और L वो लेंथ होता है जो आपका करंट क्या करता है, फेस करता है जाने के टाइम तक, मतलब कितना लेंथ वो चला। तो हमने देखा कि जो आपका करंट है वो B-A लेंथ चल रहा है, लेकिन आपका जो एरिया है वो बार बार डिफर कर रहा था। तो अब एरिया हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब आपका करंट ए वाले से निकलता तो इतना एरिया उसको मिल रहा था निकलने के लिए, और जैसे जैसे वो बाहर निकल रहा था ऐसे ऐसे उसका एरिया उसको बड़ा मिल रहा था, ऐसे बाहर आते थे एरिया मिल रहा था। तो हमने ये चीज़ निकाली कि भाई जो एरिया है वो अपना वेरिएबल है, तो अब कैसे करें? तो हमने एक तरीका बताया था कि एलिमेंटल चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एलिमेंट क्या था कि हमने एक एक्स पे जाके dx मोटाई का एक शेल माना, ये शेल है, ठीक है, वरना आप लोग रिंग मानो, इसको शेल है, शेल, इसलिए यहाँ पे एरिया इसका 4πx² लिखा है। और उससे हमने बात किया कि कितना करंट निकल रहा होगा, तो उसके हिसाब से हमने क्या लिखा, रेजिस्टेंस लिखा। फिर हमने लिखा रेजिस्टेंस dr बराबर dx/k 4π × x² हो गया। फिर हमने सब पता किया कि अब ऐसे ढेर सारे एलिमेंट होंगे, और अगर ऐसे ढेर सारे एलिमेंट है तो ढेर सारा रेजिस्टेंस होगा। वो सारे रेजिस्टेंस को हमको जोड़ना है, और जोड़ने के अपने पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। अब दोनों में से कौन सा है, सीरीज वाला है कि पैरेलल वाला है? तो हमें बेसिक पे गए, तो भाई देखो सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज तो सेम था, ये था नहीं भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा, है ना, जो इसके बगल वाला होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा। तो हमने पता चला कि भाई वोल्टेज तो सेम नहीं है, पर जो करंट इसमें जाएगी वही करंट उसमें भी जाएगी। तो हमने इस बेसिक से पता चलाया, इस कॉन्सेप्ट से पता किया कि जितने भी अपने पास एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, अपने सीरीज में हैं। अब जो सीरीज में तो हमने उनका जोड़ना पता था कि भाई R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, और जैसे हमको पता चला तो उसको हम सीधे इंटीग्रेशन की मदद से जोड़े और सॉल्व किए। ये तो पूरा मैथमेटिक्स से आ गया, फिजिक्स यहाँ तक थी, उसके बाद मैथमेटिक्स थी, बात खत्म। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें और अब इसको नोट करें, फिर हम अगले अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा अगर आपने बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं और आपको चीज़ें पिछली नहीं समझ आई हुई हैं तो, लेकिन अगर आपने पीछे वाली चीज़ों को बढ़िया से समझा हुआ है और आपको बेसिक्स भी आते हैं मैथमेटिक्स के, देन ये क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए फिर नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला सवाल वैसा ही है, और ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल कंडक्शन का। ठीक है, वैसा ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल भी आप अगर अच्छी कोचिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस सवाल की अगर बात करें तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आपका पिछला सवाल सॉल्व हुआ था। यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, सवाल सेम है कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर जो है वो हॉलो है। अब एक जैसे मान लो कि एक पूरा आप ऐसे समझो एक लकड़ी का गुटका है आपके पास, सिलेंडर का लकड़ी का गुटका है, और उस लकड़ी के गुटके में से आपने बीच में से मटेरियल निकाल लिया है ना। तो ये सेम चीज़ वैसा ही है, और अंदर का टेम्परेचर T1 दिया है, बाहर का टेम्परेचर T2 दिया है। जो आपने अंदर का मटेरियल निकाला है उसका रेडियस A है और बाहर का रेडियस B है। अब आपको सोचना है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं जो आपको करंट की लेंथ है वो अगेन आपका कितना रहेगा, B-A रहेगा। करंट को जो लेंथ मिलेगी वो अगेन B से A, क्योंकि देखो यहाँ पर हायर टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, पहली बात तो आप समझ लो।
आपको करंट ऐसे फ्लो करने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे बिल्कुल सवाल नहीं करा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का दिया रहे, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला हो जाएगा। वो हम आपको करा देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहाँ पे तो हम और ऊपर लेके जाएंगे। ये बेसिक है जी, सही में बेसिक है, ये एडवांस बिल्कुल नहीं है। अभी हम आपको जब करंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एच.सी. वर्मा का फ्रस्टम वाला सवाल भी कराएंगे, उसमें आपको पैरेलल भी करवाएंगे। यहाँ पे तो आपको पैरेलल करवा ही नहीं रहे हैं, मौत आ जाएगी आपको, है ना। तो वहाँ पे आप करोगे आराम से। मौत मतलब अभी यार बच्चे हो, मानो भले 11वीं में पहुँच चुके हो, आप बच्चे ही हो, है ना। अभी आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो फिर हम आपको वो सवाल कराने में सक्षम होंगे और आपको समझ में भी आएगा, वरना यार इंटीग्रेशन आ जाता है बेफालतू का। अभी हम आपको के भी वेरी नहीं करा रहे हैं, आपको हम के नहीं वेरी करा रहे हैं, हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे हैं, आपको आसान वाले ही तो करा रहे हैं, इसमें भी टफ बन सकते हैं। चलिए खैर वो सब बातें नहीं है, और डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। वापस आते हैं इस सवाल पे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगेन अपना वही अप्रोच होना चाहिए कि आपको पता चले कि भाई इसमें आपका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। पहली चीज, अगर आपको पता चल गई कि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, देन आपको इसके एलिमेंट के बारे में सोचना है। और अगर आप इसका एलिमेंट सोच लेंगे तो आधा काम तो आपने कर दिया, बाकी का काम आपका मैथमेटिक्स कर लेगा। जल्दी से बताओ इसका एलिमेंट क्या सोचा जाए। एलिमेंट, अब आपके दिमाग में शायद रिंग वगैरह डिस्क वगैरह ये सब आ रहा है, तो भाई डिस्क रिंग इसका नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सोचने ये, हाँ ये आपको सोचना पड़ता है, और फिर हमने भी सोचा था, हमारे गुरुजी ने भी हमको बताया था, फिर हम आपको भी पास आउट करते हैं। ये चीज़ें आपको, हाँ अगर आप सोच लेंगे तो बढ़िया है, नहीं सोच पाए तो भाई कोई परेशानी की बात नहीं, हम आपको बताएंगे। हाँ बताने के बाद आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बताने के बाद गलती करो तो भाई वहाँ पे आपकी गलती है ना। अब इसका जो एलिमेंट होगा वो एक खुद सिलेंडर होता है। अभी मैंने आपको लकड़ी वाला एग्जांपल दिया, आप खुद सोचो, अगर आप लकड़ी का एक गुटका अगर आप सोचो वैसे बनाना है, तो वो सोचो कि एक हॉलो सिलेंडर से मिलके नहीं बना है। अरे यार आप खुद सोचो, कैसे बताऊं, अरे ग्लास होते हैं अपने घरों में, ग्लास, तो ग्लास के ऊपर एक ग्लास अंदर, फिर एक ग्लास और अंदर, ऐसे बाहर हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको उसका रेडियस धीरे धीरे बड़ा होता नहीं दिखता है, और जो अंदर वाला ग्लास रहता है वो भी तो आपको कैसा रहता है, हॉलो सिलेंडर तो रहता है यार। सोचो कि अगर मेरे पास ऐसे ग्लास है, एक ग्लास के ऊपर दूसरी ग्लास, तीसरी ग्लास, चौथी ग्लास, पांचवी ग्लास, छठी ग्लास, सातवीं ग्लास, आठवीं ग्लास, नौवीं, ऐसे मैं ढेर सारी ग्लासेस अगर लगा दूं और उनका रेडियस धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा हो, तो क्या आपको ऐसा वाला शेप नहीं देखने को मिलेगा? बोलो, मिलेगा ना भाई। तो जब मिल गया तो आपका एलिमेंट वही तो हो गया। एलिमेंट क्या होता था पहले ये बताओ? एलिमेंट वो चीज होती थी जिसको रिपीट कर करके आप सिस्टम बना दो। हमने सिस्टम तो बना दिया, यानी इसका एलिमेंट क्या होगा? एक खुद ही सिलेंडर होगा, और सिलेंडर कैसा? हॉलो सिलेंडर होगा। तो भाई इसका जो एलिमेंट होगा वो एक सिलेंडर खुद होगा, और ये सिलेंडर हमने बना दिया, और इसकी लेंथ कितनी लेंगे? एल ले लेंगे। अगर नहीं बना, ओहो गंदा हो गया, छिछी। देखो ध्यान से, बन गया। अब ये भाई मोटाई भी तो कुछ लेनी पड़ेगी, तो इसकी रिंग, इसकी जो मोटाई है वो हम मान लेते हैं डी है। कितनी है? ऐसे इसकी जो मोटाई है, ऐसे बन तो नहीं रहा है, चलो इसकी जो मोटाई है वो अपने पास कितनी है? इसकी मोटाई डी एक्स है, वही वाला सेगमेंट है भाई। हम एक्स पे जाके डी एक्स लेते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। ये मोटाई कहीं नीचे पतली है, कहीं ज़्यादा हो गई है, तो वो आप हैंडल कर लेना। तो हमने क्या किया कि एक एक्स रेडियस का, ध्यान से देखो, इसके एक्सिस, ये वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस से हम x डिस्टेंस पर गए और एक dx मोटाई का एक सिलेंडर माना, और ये हॉलो है, अंदर मटेरियल बिल्कुल नहीं भरा हुआ है। आप क्या मुझे बता सकते हो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या आप बता सकते हो? ओ भाई साहब बताओ जल्दी, भाई साहब चाचा, ओ चाचा बताओ। तो इसका हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू, कितना लेंथ कवर कर रहा है? अगेन डी एक्स अपॉन में थर्मल कंडक्टिविटी के। एरिया जरा बताना, तो एरिया जरा बताना एरिया। तो यहां पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं, और आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि भाई इसका होता है 2 पाई आर एच। अगर ये लेंथ एल है तो आपको मिल जाएगा 2 पाई एक्स एल, ये डी आर हो गया। अब अगली चीज आपको क्या सोचनी पड़ती थी? पिछले में क्या सोचवाया था कि भाई ऐसे आपको ढेर सारे डी आर मिलेंगे। अब वो ढेर सारे जो डी आर है वो सीरीज में कि पैरेलल में है, वो आपको सोचना है। अब आप सोचो कि जब इसके बाहर वाला जो एलिमेंट लोगे
वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा। तो आप खुद सोचो, जो करंट इसमें से पास होगी वही करंट इसके बगल वाले एलिमेंट से पास होगी, तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ऑल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज। वो कैसे पता हमको, ऑल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज, विल बी इन सीरीज। अब सीरीज में क्यों होंगे, क्योंकि जो करंट इसमें से पास होगी वही उसमें से पास होगी। देन वी विल गेट दैट डी आर का इंटीग्रेशन करके हमको आर इक्विवेलेंट मिलेगा, और वी आर की वैल्यू है अपने पास डी एक्स 2k पाई एल इंटू एक्स। अब आपको बताया था कि जो आपका वेरिएबल है वो डी एक्स के साथ होता है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है। अब एक्स की लिमिट पुट करो। अब एक्स क्या था कि आप कितने डिस्टेंस पे जाके क्या ले रहे हो, अपना एलिमेंट ले रहे हो, तो आप मिनिमम कितने डिस्टेंस पे जा सकते हो, तो भाई आप अपने एक्स को कम करके कम करके कम करके ए तक ला सकते हो। कहाँ तक ला सकते हो, ए तक ला सकते हो। अच्छा, हमको ए तक ला सकते हैं, हाँ आप ये चीज़ ए तक ला सकते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो मैक्सिमम भाई आप कर सकते हो इसे बी तक, तो ए से हो जाएगा आपका बी तक, और आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वेरिएबल है तो आपको मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। भाई गलत हो जाएगा, आपको 1/x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, आपको 1/x का इंटीग्रेशन करना है, और उसका आपको बताया गया ln x होता है। तो आप सारे एलिमेंट सारे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और आपको मिलेगा 2πk_l, और यहाँ पे मिलेगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और ये a से b हो गया। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो r इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 1/2πkl ln b log बेस होता है ना, ln b माइनस ln a। सही है ना सर, वो हमें कैसे पता होगा, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे आपसे गलती क्या हो सकती है, आपको फॉर्मूला यहाँ वाला भूल जाए कि भाई 1/x का जो आपका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, और आप उसी फॉर्मूले से करते हो तो आपका वही नहीं आता है, अनडिफाइंड आता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कर सकते हो। इसका ln x आता है। गलती आपके साथ वाले आपके जितने भी पूर्वज थे वो यहीं पे करते थे इस सवाल में। भाई क्लासेस में मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे होते थे तो फिर 5 या 6 बच्चे ही करते थे सही, बाकी तो भाई जो करते थे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगाते थे। और आप अगर उनमें से हो तो भाई यहाँ पे अपनी गलती को सुधारो, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम PYQ का डिस्कशन करते हैं। ये मतलब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, या तो कुछ मेन में आए हुए होंगे या तो फिर एडवांस में आए हुए होंगे। और एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आप जेईई मेन की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एक जनरल है, मतलब किसी को भी मैं ऐसा एम नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आप उसके सिलेबस को जानो। ये मैं नहीं कहता, ये सारे टीचर कहते हैं। हमने भी अपने टाइम पे ये चीज़ अप्लाई की थी, आपको भी अप्लाई करनी है, और आज मैं उसका प्रूफ भी दूंगा। मतलब हरदम तो देता रहता हूँ यार, है ना, फिर भी आज अगेन वो चीज़ें प्रूफ करता हूँ। ये सवाल जो है ये आप ही के एग्ज़ाम में यानी जेईई एडवांस में आया हुआ है, आईआईटी का सवाल है, और ये 2001 में पूछा गया था, और 2 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शायद 2 मार्क का है कि 1 का है, जो भी है, लेकिन 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2 ही मार्क का होगा, नहीं भी होगा तो लिख ही दे रहे, क्या दिक्कत है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा भाई जो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे कि यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है, तो वीडियो को पॉज करना है, ये सवाल आपको ट्राई करना है, क्योंकि आप इतना सीख चुके हो। जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद से धोखा करोगे बच्चा तो फिर गलत बात है। हो गया होगा, अगर आपने 60 डिग्री सेल्सियस आंसर लाया तो सही है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये भाई रेजिस्टेंस मान लो ना, यहाँ पे ये टें 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 टें, फिर यहाँ पे ऐसे ये कुछ कुछ ऐसे, फिर यहाँ पे 90 है, फिर यहाँ पे भी 90 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे T है, ये R R R। अब आप नोडल एनालिसिस लगा दो, क्या होता था, यहाँ पे लगाओगे तो T - 0/R प्लस T - 90/R
प्लस टी माइनस 90/r इज इक्वल टू 0। नोडल एनालिसिस से है ये। और जब सॉल्व करोगे तो आपको टी बराबर कितना मिलेगा, टी बराबर आपको मिल जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका आंसर है। इसके बाद अब आपको मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो भी मेन में आए हुए हैं और रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो ये 2019 के एग्जाम्स के क्वेश्चन है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा। 2019 की भी है, 2022 की भी है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और आपको देख के समझ में आना है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप सवाल को खुद पढ़ोगे नहीं ना, तब तक अभी यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ वो अलग बात है। आप जब खुद से करोगे ना, वो उसका करने का अलग होता है। आप सवाल पढ़ोगे, बुक में सवाल की अंग्रेजी पढ़ोगे, उसको समझोगे, फिर करोगे, तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, उससे अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। यही सवाल जब आप बुक खरीदोगे तो बुक से जब आप करोगे, उसमें जाके आपको एक अलग फीलिंग आएगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वास्तविकता यही है। और आपको क्या करना है, आपको बुक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। PYQs तो पक्के से सॉल्व कर लेना है, ठीक। चलिए फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। आपको देखना है कि मैं सवाल तो आधा ही है ये। अगेन ये जो सवाल है ये आपके मेन में एक पूछा हुआ है, 2019 के मेन के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और इसके 4 ऑप्शंस भी हैं। सवाल ये है कि भाई देखो, A और B के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया है। तो हमने यहाँ पे 120 मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपको दी गई है L। ये लेंथ जो है वो L/2 है, और सिमेट्रिकली ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L/2। और सिमेट्रिकली अगर देखें तो ये L है, और सवाल में ये वाली लेंथ आपको दी गई थी, ये L/4 थी, तो ये भी कितना होगा, L/4 होगा। आपसे सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यानी भाई P और Q के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, है ना। अब जो भी है TP माइनस TQ करना था, या हमको ऐसे समझ लो कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो कैसे करेंगे, तो अगेन ये आपके क्लास 10 का सवाल बन जाता है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो कि भाई देखो यहाँ पे सब कुछ ध्यान से सुनो, मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ कि इसका जो एरिया है, ध्यान से सुनना, ये सबका एरिया A और थर्मल कंडक्टिविटी K है, ये आपको मान के चलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल आप पढ़ो, मैं यहाँ पे पूरा सवाल थोड़े ना लिख के ला पाऊंगा यार, ठीक। ध्यान से देखो इधर। अब ये पॉइंट A था, पॉइंट A पे एक रेजिस्टेंस लगा, फिर आपको पॉइंट P मिला, पॉइंट P पे एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा, फिर पॉइंट Q मिला, और फिर यहाँ से फिर आपको पॉइंट B मिल गया, ठीक है। चलो फिर यहाँ से पॉइंट P से एक ऊपर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के दिया गया है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के दिया गया है। यहाँ का A है, ये P है, ये आपको Q है, और ये आपका B है। फटाफट आप यहाँ और यहाँ का रेजिस्टेंस लिखिए। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, L/KA, तो यहाँ पे हो जाएगा L/2KA, ये हो जाएगा L/KA, ये हो जाएगा L/2KA, ये हो जाएगा L/4KA, ये L/4KA, ये हो जाएगा L/KA। क्लियर। अब आप पूरे सर्किट का देखो, ऐसे सवालों को करते टाइम कैसे करोगे, P और Q के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस करना है। कैसे निकालते थे, पहले P और Q इन सब के बीच का, मतलब A और B के बीच का सबसे पहले स्टेप क्या होता था, R इक्विवेलेंट निकालने का। देखो जो इसका एक शॉर्टकट मेथड है ना, कैसे बोल रहा हूँ मैं, जो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, क्या हो गया, ठीक है। जो मेथड आपको है वो एक क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा करंट वाले चैप्टर के साथ में। अभी हम इसको 10th वाले अप्रोच के साथ सीख ले रहे हैं। जब भी आपको क्लास 10th में ऐसे सवाल मिलते थे तो पहला अप्रोच आपके गुरुजी ने आपको सिखाया होगा कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालो। दूसरा, आप पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो रही है वो निकालो। फिर अगेन आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का मिल जाएगा, V बराबर IR करके। सेम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। क्या हो गया गले को, ठीक है। हम लोग पहला स्टेप, भाई L/KA को तुम R मान लो, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/4, ठीक है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट देखें तो ये प्लस ये आपका किस में है,
सीरीज में है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा। चलो तो इसका हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा खच 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 ये बन गया। चलो मेरा तो बन गया। ये ए है, ये r/2, ये अगेन r, ये r/2, ये b, ये p, ये q। जोड़ो इसको, तो ये r/4 प्लस r प्लस r/4, r/4 प्लस r/4, r/2 और r/2 प्लस प्लस r 3r/2। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3r/2। अब 3r/2 और ये r सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, तो जब आप इनका r इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा, इसका r इक्विवेलेंट निकालोगे। देखो एक चीज़ बताऊँ, वो आगे मेथड वाला आपको डायरेक्टली ये करने के बाद आप 2 स्टेप में सवाल कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखो, ये वाला r/2 और ये वाला r/2 सीरीज में है। अरे सर कैसे, अरे खुद सोचना, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो दोनों सीरीज में हुए कि नहीं हुए। और फिर ये दोनों सीरीज में, तो हम 2 मान के फिर सॉल्व करते थे, v1 बराबर v इंटू r1/r1 प्लस r2 करते थे। चलो छोड़ो, यहाँ पे हम लोग ये वाला सिस्टम करते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो, ये r/2 ये आपका होगा, फिर यहाँ पे अगेन आपको r/2 मिल रहा है। इसका अगर r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कोप्चे में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3r/2 इंटू r अपॉन में 3r/2 प्लस में r, तो हो जाएगा 3/5। तो मेरे हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/5 मेरे हिसाब से, क्या मैथमेटिक्स के हिसाब से। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 0 है। आर इक्विवेलेंट कितना आया, r प्लस 3/5 r, तो सॉल्व करोगे तो 5 3 8, तो 8/5 r आएगा। और अगर आप यहाँ से करंट देखो तो इसमें करंट कितना जा रहा है, ध्यान से देखो करंट कितना जाएगा, करंट आपका IH हो जाएगा V/R, यानी 120 अपॉन में 8 R इंटू 5, और अगर कैंसिल आउट करो तो ये कैंसिल आउट भी होगा, 8 बन जा 8 और 8 बन जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ रहा है 75। कितना आ रहा है 75/R। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहा 15×5 = 75, यानी 75/R। अरे ध्यान दो, इधर कहाँ ध्यान दे रहे हो, इधर ध्यान दो। 75/R हुआ सॉल्व करने पे। अब आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट के बाद आप करंट निकालो, करंट निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। सर वो कैसे, ध्यान दो कि भाई इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है 75/R, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू पे करंट लिख सकते हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना निहायत ही आसान है। P और Q के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो क्या हो जाएगा, P माइनस Q, और आपका रेजिस्टेंस कितना है 3/5 इंटू R, और यही तो करंट के बराबर है, और करंट कितना है 75/R। R से R कैंसिल आउट हो, P माइनस Q इज इक्वल टू 75 इंटू 3/5। हाँ 5 के 5 15×5 = 75, 15×3 = 45। तो आपका आया कितना, P माइनस Q के बीच का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। सवाल आसान था। देखो जब आप 12th पास आउट कर लोगे तो आप यहाँ से भी चीज़ें तुरंत कर सकते हो। मैं आपको अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ। देखो अल्टरनेट मेथड क्या होता, आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते थे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। वो क्या था कि भाई देखो ये r/2 ये r/2 आपके सीरीज़ में है, तो आप यहाँ पे ये आपका R हो जाता, और ये आपका कितना हो जाता, कितना निकाले थे 3/5R, कितना निकाले थे 3/5R। अब आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो भाई आपको एक्चुअल में इसी 3R/5 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। बोलो हाँ कि ना भाई, आप अगर कायदे से देखो तो आपको इन्हीं के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, और दोनों के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का 0 और यहाँ का 120 है। तो आप कैसे करते हैं, देखो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपने पढ़ा होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1, और V1 + V2 बराबर क्या होता है VK, और हम सॉल्व करते तो हमें V2 बराबर क्या मिलता
V2 इज इक्वल टू V इंटू आपका सॉल्व करो तो V कितना है 120 है इंटू आपका V2। अब ध्यान से देखो ये आपका हो जाएगा 3/5R अपॉन में, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा, अरे यार R1 प्लस R2 कितना है आपका, R1 प्लस R2 आपका आया था, जोड़ोगे तो कितना आएगा 8R/5 ये से ये कैंसिल हुआ तो 120 इंटू 3/8, 8 से कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा 15 और ये आएगा 45 डिग्री सेल्सियस। कैसे किया ध्यान से देखो, जो आपका V1 होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया था, V1 आपका होता है V इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और जो आपका V2 होता है वो आपका होता है V इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आप क्लास 12 में पढ़ते हो, अगर क्लास 10th में भी पढ़े हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आराम से आप सीख सकते हो। और अगर नहीं भी समझ आया तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जेईई का एग्ज़ाम है वो 12th पास होने के बाद देखो, 12th में ये चीज़ें आपको बाकायदे कराई जाएंगी और इसके ऊपर भर भर के सवाल भी कराए जाएंगे। अभी आप 11th में तो बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, PYQs कराए जा रहे हैं। तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर आपको और सवाल कराते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये भी आप ही के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये भी आपका PYQ ही है और मेन का PYQ है भाई, बहुत बार पूछ चुके हैं। टेम्परेचर एट इंटरफेस, मतलब यहाँ पे आपको बताना है टेम्परेचर एट अ जंक्शन। आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है टेम्परेचर एट जंक्शन कितना है। कर लेंगे, ये आपको होमवर्क दे दूँ क्या? चलो कर ही देता हूँ, होमवर्क क्या देना है। देखो बड़ा आसान है, साथ में करते हैं। सबसे पहले आप जो वीडियो को पॉज करो, पहले करो, सवाल करो यार, सवाल करके दोबारा से आपको रिप्ले करना था। सवाल कर लिया, अब आंसर कमेंट करो। ऐसे पढ़ोगे? चलो सवाल करो, आंसर कमेंट करो। एक भी नहीं मैच हुआ तो पढ़ना बेकार है तुम्हारा। चलो अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर एट जंक्शन क्या है। टेम्परेचर एट जंक्शन जो आपका निकालने का तरीका बहुत है, बहुत बार कर चुके हो आप सवाल, और भाई ये आपके PYQ में आए हुए सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, अगेन बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस मानेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मानेंगे। यहाँ का θ2 है, यहाँ का T है और यहाँ पे θ1 है। ये हो जाएगा L/D, है तो D मान लेते हैं, D, अरे रुक जा, हाँ D/3KA ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3D/KA। तो अगर आप ध्यान दो तो D/KA को हम कुछ मान लें, तो D/KA को जैसे आप कुछ मानोगे तो ये हो जाएगा R/3 और ये हो जाएगा 3R। D/KA को मानने के बाद अब अगेन कर लो, टेम्परेचर एट जंक्शन पे आप क्या लगा दो, जंक्शन लॉ लगाओ, तो हो जाएगा T माइनस θ2 अपॉन में R/3 इज इक्वल टू T, ऐसे नहीं, और प्लस T माइनस θ1 अपॉन में 3R और बराबर 0। अब देखो ऐसा मत कर देना कि R/3 ये बराबर, गलती मत करना, पगलाना मत, बहुत मार खाओगे। क्योंकि देखो सवाल में आपको ये तो नहीं बोला ना कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम मान लेंगे कहीं पे कुछ ज़्यादा है कौन कम है, और उसके हिसाब से θ1 θ2 के हिसाब से आंसर आएगा। अब देखो आपके पास अगर दिमाग हो तो आप किन्हीं में से एक को, इनमें से वैसे सवाल में दिया गया तो था, दिया गया था θ2 इज लेस देन θ1, शायद ऐसा कुछ तो दिया होगा, मतलब है ना, दिया तो होगा, बिना दिए सवाल तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3T माइनस θ2 और R प्लस T माइनस θ1 बाई 3R। LCM लेते हैं, और जैसे आप LCM लोगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9T माइनस 9θ2 प्लस T माइनस θ1 बराबर 0। और अगर एक लाइन खींच के वहाँ पे सॉल्व करो तो 9 10T, तो भाई अपन में 10 आएगा, तो 10 यहीं पे है, सी वाला है। एक लाइन कर दूँ, देखो ये
तो ये 10t इज इक्वल टू 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1, टी बराबर 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1 अपॉन 10। बताओ सवाल आसान था कि कठिन था? ये मुफ्त के नंबर थे यार, है ना, ये मुफ्त के नंबर थे, मेरे टाइम पे आया हुआ सवाल था ये। तो फायदा होता ना, इसीलिए ध्यान से सुनो, इसीलिए हम टीचर्स लोग बार बार आपको बोलते हैं कि आप PYQ सॉल्व करके रखो, क्योंकि भाई एडवांस के सवाल जो हैं वो आपको मेन में मिल सकते हैं और मेन में सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, दिखाया है ना। अब तो कई शिफ्ट में होता है। और आपके लिए एक फ़ायदा मैं बताऊं, फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, देखो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अभी तो नहीं, मतलब आने वाला है, तो आप क्या करो, अगर आपका देखो शिफ्टिंग में होता है, अगर आपका दूसरी तीसरी शिफ्ट में है ना पेपर, तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप एग्ज़ाम दे के आओ, आप नहीं, मतलब आप एग्ज़ाम हो जाए, उसका देखो ढेर सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनमें सवालों का डिस्कशन होना शुरू हो जाता है ना। अब वहाँ पे जाके आप सवालों को देख लो। अब मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सवाल देखो 2019 में आया हुआ, ये भी सवाल था, वो जो पिछला करा है वो भी 2019 में था, तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपने कर लिया था तो भाई वेल एंड गुड, और नहीं किया था फिर सीखो, और क्या मैं कह सकता हूँ। बस निराश नहीं होना है। आपके सामने अगला सवाल है, वीडियो को पॉज करके अगेन आपको ट्राई ही करना है। सवाल कुछ ऐसा है कि आपको एक रॉड दिया गया है, रॉड का लेंथ, रॉड को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऐसा समझ लो कि आपके पास ना 3 मटेरियल के समान लंबाई के और समान मोटाई के रॉड हैं, आपने उनको जोड़ा है। अब ये LA है, ये पहले मटेरियल का है, ये दूसरे का है और ये तीसरे का है। जब जोड़ो तो यहाँ पहले रॉड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया है, यहाँ का बीच का सॉरी पोटेंशियल नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, तीसरे के बीच का दिया है। आपको K1, K2 और K3 में रिलेशन बताना है। देखिए अगेन सवाल वैसा ही है, मतलब आपसे कुछ इस बार अलग पूछ लिया है, पर कॉन्सेप्ट सेम लगा हुआ है। क्या आप कर सकते हैं? तो अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट, अबे ऑर्डर है, रिक्वेस्ट दूंगा तुमको मैं, चल वीडियो पॉज कर, मतलब रिक्वेस्ट करने आया हूँ। हाँ कर लिए, ठीक। अब सॉल्व कर लिए, अब आंसर को आप कमेंट कर दो, क्योंकि देखो मैं ये एक प्रोसेस आप एंजॉय करो यार। हो गया, चलो अब ध्यान से देखते हैं साथ में। अगर आपसे कहीं गलती हुई है आप सीखो, और जब आप करोगे तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर मेरा वाला मेथड कैसे गलत है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, डन है ना। ध्यान से सीखो। चलो देखते हैं, ये 100 - 70 है। देखो सबके बीच का क्या लिख दो आप, टेम्परेचर डिफरेंस लिखो, या पहले बेसिक मेथड से चलते हैं। यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस है, फिर एक रजिस्टर और है, फिर एक रजिस्टर और है। यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है, 70 है, फिर 20 है, फिर 0 है। ये हो जाएगा L/K1A, L/K1A, ये हो जाएगा L/K2A, ये हो जाएगा L/K3A, है ना। अच्छा यहाँ से एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3 सॉरी, तो जो आपका R है कहीं ना कहीं वो 1/K के प्रोपोर्शनल है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि R1/R2 वो बराबर होगा K2/K3 के। और आप समझ सकते हो कि या तो ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो R1/R3 बराबर होगा K3/K1 के। और दूसरा आप लिख सकते हो R2/R3 बराबर होगा K3/K2 के। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर आप जब भी, अगर आपको नहीं समझ आया नहीं ये मैंने कैसे लिखा, आप जल्दी से R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, डिवाइड करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर समझ गए तो भाई अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, हमको कहीं से, देखो सवाल में मैंने कैसे सोचा कि भाई देखो हमको रेशियो दिया था, अब बेसिकली दिमाग है सोच लिया, और क्या बोलूँ मैं यार, दिमाग में कर दो तो हमने कर लिया। अब हमको R1/R2 करना है। अच्छा कहीं से हमको मिल जाए कि ये रेशियो मिल जाए, है कहीं से हमको ये वैल्यूज़ मिल जाए, तो हमने बोला कि हमको तो इस सवाल को देख के सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही है अपने प्रैक्टिस से, कि हम यहाँ के बीच का करंट लिख सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है लिखो, है ना भाई, जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, तो हम करंट को बराबर कर देते हैं और मानते हैं, तो हो जाएगा 100 - 70 अपॉन में। अब R1 लिखो चाहे 1/K1 लिखो,
है ना, 1/K1 कर दोगे और ये बराबर होगा 70 - 20 अपॉन में 1/K2। अरे नहीं समझे, देखो जब लिखोगे तो क्या होगा L/K1A, यहाँ पे L/K2A, यहाँ पे 20 - 0 L/K3A कर दिए। जैसे ही आपने किया तो आप ध्यान से देख रहे हो कि L/A 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 कैंसिल आउट हुआ। अगर आप और थोड़ा दिमाग लगाओ ना बच्चा, तो फिर ये जीरो से ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे जीरो कैंसिल आउट करके 1 मत कर देना, ठीक है, ये करोगे तो आपको मिलेगा। यानी अगर मैं इसको एक सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये अपना आएगा, देखो ये 30 आएगा, देखो K1 इंटू 30 इज इक्वल टू K2 इंटू 50 और ये बराबर होगा K3 इंटू 20 के, ये बराबर होगा K3 इंटू 20 के। अगर मैं यही रिजल्ट यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, लिखता हूँ, देखो आपको मिल रहा है 3K1 इज इक्वल टू 5K2 इज इक्वल टू 2K3। अब आप मुझे खुद बताओ, मतलब अब रेशियो आपको पता ही तो आप कर लो, अब रेशियो पता है ना सवाल के हिसाब से आप कर लो। मोर देन 1 हो सकता है क्या, पता नहीं। देखिए अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हो जाएगा K1/K3 पूछा है, तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो हो जाएगा 3K1 इज इक्वल टू 2K3, तो हो जाएगा K1/K3 इज इक्वल टू 2/3। तो K1/K3 ये तो सही हो गया। अच्छा आगे वाले में मैच करना है, आगे वाले में मैच कर लेते हैं। हमको चाहिए K2 और K3, तो हो जाएगा 5K2 इज इक्वल टू 2K3, तो K2/K3 इज इक्वल टू 2/5। तो ये भी सही, तो पहले तो सही हो गया। और चेक कर लें, आए ध्यान से देखो कि बताओ K1 और K3 में कौन बड़ा है। देखो K1 और K3 में कौन बड़ा है, अब एक ही से हो गया। मेन में तो मोर देन 1 तो आएगा नहीं, है ना, कि मेन में मोर देन 1 आ सकता है। चेकआउट कर लें, जाने दो, पहला वाला सही तो फिर क्यों करना। अगर आपके पास है तो फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। भाई इनमें से या ये दोनों में से कोई एक तो सही हो सकता है ना, शायद हो, तो आप देख लीजिएगा, हो जाएगा, मैथमेटिक्स से कर लीजिएगा। आपको K1 की वैल्यू पता, K2, इन सब का रेशियो पता, तो आप बराबर करके कर लेंगे, करना आता है ना, ठीक है, डन। चलो फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। ये भी आपके PYQ में ही आया हुआ सवाल है ना, एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ मुझे याद है कि ये JEE मेन का PYQ है, ठीक है, मुझे ईयर नहीं याद है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, अच्छा सवाल था, है ना। चलिए आपके सामने 2 सवाल है, आपको इन सवालों को देखना है। अब इस सवाल से या इस दोनों सवालों से ये चीज़ प्रूफ होती है कि आपको क्यों PYQ करना चाहिए और हम सही क्यों होते हैं। ये वाला जो सवाल है ये आपका एडवांस का सवाल है, 2018 में पूछा गया है। ये वाला जो सवाल है ये 22 के मेन में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इस वाले सवाल की खास बात अगर आप ध्यान से देखो, 2018 का है ये वाला 2018 का है, एडवांस का सवाल है ना। ये वाला जो है आपका 2022 का है। मैं दोनों में से सिर्फ एक करूँगा, आपको दूसरा वाला करने के लिए बोल दूंगा। मैं ये कर दूंगा, वो आपको लिए छोड़ दूंगा। आप जाइएगा, बुक ओपन करिएगा, तो ये वाला सवाल आपको 2018 के एडवांस में मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें बोली गई थी कि इसका जो रेडियस है अगर R है, इसका रेडियस 2R रहेगा, और आपसे पूछा था K1/K2 मेरे को बता दो, ठीक। क्या दिया था भाई, यहाँ का टेम्परेचर दिया, यहाँ का दिया, यहाँ का दिया, आपसे पूछा है बताओ K1/K2। कर लोगे यार, आसान है, बेसिक मेथड से जाओ। और इसमें उल्टा दिया है, इसमें आपको इन सबका रेशियो दे के रखा है और आपसे यहाँ का टेम्परेचर पूछा जंक्शन का, तो सवाल तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत कठिन है ना। तो मैं ये वाला सवाल कर दे रहा हूँ, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप सवाल करिएगा। और इंटीजर टाइप का सवाल था, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि K1/K2 की वैल्यू क्या आई थी। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है, कमेंट दी आंसर, ठीक है। चलिए तो मैं मिटा के ये वाला सवाल करते हैं, अब साथ में ये वाला सवाल करेंगे, इसके बाद आप ये वाला सवाल करिएगा। अब
इस सवाल को अगर पढ़ें तो ऐसा सवाल तो हम बहुत करते आ रहे हैं, हाँ ना। चलो करने का बेसिक तरीका भाई ऐसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक पॉइंट, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। अगर इसकी बात करें तो यहाँ का रेजिस्टेंस आएगा L1/K1 A1 और यहाँ का आएगा L2/K2 A2। ये हो जाएगा 450, यहाँ का टेम्परेचर T और यहाँ पे 0 मान लो। अब चाहे आप जंक्शन से कर दो या तो आपको दिख रहा है सीरीज से जो करंट इसमें जाएगी, जो करंट वही करंट इसमें जाएगी, उससे कर लो। दोनों मेथड अपने पास अप्लीकेबल है, दोनों से ही सेम आंसर है। अब क्या करें सर, इन रेशियोज का क्या काम है? अब काम ये है कि आप इस वाले रेजिस्टेंस को या तो इसके टर्म में या तो इसको इसके टर्म में निकाल लो, मतलब R1 और R2 का रिलेशन आपस में आप निकाल लो। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे R1 बोलूं और इसे R2 बोलूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, L1 बराबर क्या है? L1 बराबर है 2L2, A1 बराबर क्या है? 2A2 और K1 बराबर क्या है? K2/9। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखो तो R1 क्या हो जाएगा? R1 है आपका 2 टाइम्स ऑफ L2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A2 इंटू K2/9। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आपको R1 बराबर मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ R2। ठीक, खत्म सवाल है यार। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ का टेम्परेचर है 450, यहाँ का 0 है, यहाँ का T पूछा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका R9R2 है और ये आपका R2 है, सेम। अब तो हो जाएगा, बोलिए, आसान था ना? ऐसे ही आपको आसान लगना चाहिए। चलो करते हैं 450, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। तो 450, अरे 450 लिखाया नहीं जा रहा यार। 450 माइनस T/9R2 इज इक्वल टू, वही करंट इसमें जाएगी तो T-0/R2, R2 से R2 कैंसिल आउट तो हो गया 450 माइनस T इज इक्वल टू 9T और ये हो जाएगा 10T। तो T बराबर कितना आ रहा है? 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के जितने भी हैं वो समाप्त करते हैं। भाई क्वेश्चंस तो भाई अनगिनत है, आपको बहुत क्वेश्चन करा सकते हैं, पर टाइम तो लिमिटेड ही है अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज आपका हमने कंडक्शन वाला पार्ट ख़त्म कर दिया है। अभी हमको पढ़ना है रेडिएशन वाला पार्ट, तो रेडिएशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत कर देंगे। और हाँ, आपको जो होमवर्क दिया है एडवांस का सवाल का कमेंट करना है आपको आंसर। ठीक है, कमेंट करना है, भूलना नहीं है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।